भैया स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन ऑसिलेशंस का। भैया इसमें फॉर्मूले याद हैं या पहले फॉर्मूले याद कराने पड़ेंगे? इसमें सर करवा दो। फॉर्मूले याद करवाने हैं, ठीक है। यार सबसे पहले हमारे पास ऑसिलेशन की इक्वेशन और इन सब की कंडीशंस वगैरह पता होनी चाहिए। तो ऑसिलेशन की मेन कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट होना चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो हमेशा किधर लगना चाहिए? एक ऐसा फोर्स जो हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन लगना चाहिए। मेन पोजीशन का मतलब क्या है? मेन पोजीशन मतलब एक तरीके का हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, जहां पे हमारे पार्टिकल का नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। जैसे अगर बिल्कुल पेंडुलम की बात समझूं कि भैया ये पेंडुलम की इनिशियल पोजीशन है और मैं इस पेंडुलम को कहीं ना कहीं साइड में मूव करा रहा हूं। तो अगर मैं इस पेंडुलम को साइड में मूव करा रहा हूं तो ये बताओ इस वक्त मतलब पॉइंट बी पे इस पेंडुलम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? तो एक तो लग रहा होगा टेंशन फोर्स, एक नीचे लग रहा होगा एमजी। एमजी को दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा तो इधर आ जाएगा एमजी साइन थीटा और इधर आ जाएगा हमारे पास एमजी कॉस थीटा। तो मेरे को बताओ इनमें से कौन सा फोर्स आपको एक रिस्टोरिंग फोर्स दिख रहा है? एम जी साइन थीटा। भैया वेरी गुड, बिकॉज ए इसकी मेन पोजीशन है और ए पे नेट फोर्स जीरो आता है। क्यों जीरो आता है? भैया ऊपर टेंशन फोर्स और इसके एग्जैक्टली अपोजिट एमजी। तो ए मेन पोजीशन है, तो मेन पोजीशन की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है जो वापस उसको ए पे लाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज एमजी साइन थीटा। तो मतलब हमें दिख गया एक हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है। तो भैया ये मतलब ऑसिलेट करेगा। पहली चीज क्लियर है। अब इसी में दूसरी चीज क्या होती है? ऑसिलेशन की कंडीशन बस यही है कि रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। लेकिन अगर साथ साथ भैया हमारे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए डिस्प्लेसमेंट के, या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए डिस्प्लेसमेंट के, मतलब इधर पावर वन है, तो अगर ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है, मतलब हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जब भी ऑसिलेशन मेरा स्ट्रेट लाइन पे हो रहा हो, ऑसिलेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो भैया ये एक स्पेशल केस बन जाता है और स्पेशल केस को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स भी होना चाहिए और जो फोर्स है वो एक्स टू द पावर वन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब जो भी ऑसिलेशन टू या फ्रो मोशन होना चाहिए वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। चेक करते जाओ, पहले यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। डन। इसके बाद हमें क्या करना है यार? हमने हर एक ऑसिलेशन को या एसएचएम को एक सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो अगर हम उसको एक सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी। इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। भैया जहां पे इस इक्वेशन में याद रखना क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन में। y क्या है? y हमारा कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी। वेरेस ए क्या है? ए हमारा एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब काफी बच्चे यही डाउट में रहते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहां से आई। तो बस वही चीज मैंने आपको समझाने के लिए बोला था कि यार एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों आएगी, क्योंकि हम हर एक ऑसिलेशन को एक सर्कुलर पाथ की तरह अज्यूम कर रहे हैं। तो सर्कुलर मतलब एक रोटेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम, कितनी फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ। और टी वो इंस्टेंट है जिसपे हम वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। चेक करते जाओ, इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। डन। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो भैया मेरे को वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या मिलेगी? भैया v इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करोगे ओमेगा बाहर आ गया वापस से, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए, कॉस का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। तो अगर मैं अब इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं और आपसे पूछूं कि भैया कितने एंगल का डिफरेंस है, कितना फेज डिफरेंस है बिटवीन एक्स एंड ए, एंड सिमिलरली कितना डिफरेंस है बिटवीन वी एंड ए,
तो मेरे को बता सकते हो कितने एंगल का डिफरेंस होगा बिटवीन एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट? 90 डिग्री। एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो ये हमारी ए साइन ओमेगा टी आ रही है, इधर भी साइन ओमेगा टी ही आ रहा है, लेकिन बस एक पॉजिटिव में आ रहा है तो एक नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ये एंटी पैरेलल हो गए, तो इनमें फेस डिफरेंस कितने का हो गया? 180 का हो गया। हाँ, अगर मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कंपेयर करूं, इधर कॉस है इधर साइन है, भैया कॉस और साइन आपस में इंटरचेंज कब होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे, तो इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस 90 डिग्री का है। यस सर। क्लियर है? डन। फिर भैया अब और भी फॉर्मूले क्या है? एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में, माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई, मतलब या तो ये लिख लो माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। अब आप कब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अगर मैं आपको बोलूं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करो इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो भैया आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, थर्ड वाली। लेकिन अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, पर्टिकुलर पोजीशन पे एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहूंगा, तो फिर आपको ये पोजीशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और यही वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कंडीशन फॉर एसएचएम। पहले अब यहां तक चेक कर लो, यहां तक भी कोई दिक्कत? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सिमिलरली ये वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम है, तो ऐसे ही हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। और भैया याद रखना ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल आता है कि v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, जो भी पोजीशन गिवन होगी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। जैसे ये सारा नोट डाउन हो जाए बता देना, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन। चलो बढ़िया। तो यार यहां तक हो गया डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, इन सबका हो गया। अब बचा क्या है? सिंपल सिंपल कुछ टाइम पीरियड के फॉर्मूलेस बचे हैं, और मेनली देखा जाए एक एनर्जी के फॉर्मूले बचे हैं। तो यार इस तरीके से समझो कि अगर मैंने कोई एक स्प्रिंग सिस्टम लिया है, अगर मैंने कोई एक स्प्रिंग सिस्टम लिया है, तो उस केस में क्या होगा? भैया ये मेरी जो स्प्रिंग है ये अपने अभी नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ मतलब ये इसकी मेन पोजीशन हो जाएगी। याद रखना हम डिस्प्लेसमेंट जो एक्स देखते हैं, जैसे एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है, तो जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो हम कहां से देखते हैं? भैया याद रखना एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या ये चीज याद रहेगी? एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की जगह लिखो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के केस में तो नेचुरल लेंथ ही उसकी मेन पोजीशन है, लेकिन वर्टिकल के केस में नेचुरल लेंथ उसकी मेन पोजीशन नहीं होती। अब देखो मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं। यार मैं कह रहा हूं कि सपोज इस स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया, जो आपका मन करे वैसे समझ लो, स्ट्रेच या कंप्रेस, कि भैया इस स्प्रिंग को सपोज मैंने स्ट्रेच करा दिया, ये उसकी नेचुरल लेंथ थी यहां तक, मैंने इसको और थोड़ा सा स्ट्रेच करा दिया। कितना स्ट्रेच कराया? भैया मैंने इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेच कराया। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्प्रिंग फोर्स कौन सा लग, मतलब कितना लग रहा होगा और कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो आप सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स बताओ कौन सा लग रहा होगा और कितनी डायरेक्शन में लग रहा होगा? क्या कह सकता हूँ, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के एक्स, और स्प्रिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। चेक करो, पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, मतलब यूनिफॉर्म फोर्स है या नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है? यूनिफॉर्म। ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कैसे पता चला? भैया फोर्स की वैल्यू अगर कभी भी पोजीशन या टाइम पे डिपेंड करे तो मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब भी ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? भैया हम कैलकुलेट करते हैं एफ डॉट डी एक्स करके। तो पोटेंशियल एनर्जी ना स्प्रिंग का फॉर्मूला याद रखना, क्या फॉर्मूला आएगा इसका? हाफ के एक्स स्क्वेयर, जहां पे के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है।
अब पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई, लेकिन अब मैं जैसे ही इस पार्टिकल को रिलीज करूंगा भैया कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। तो अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पोजीशन पे तुमसे ये पूछूं कि भैया पार्टिकल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी एक पोजीशन के लिए, तो भैया फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला होता है हाफ के इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। लिख लो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एट एनी पोजीशन, एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन, हाफ के रूट इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। जहां पे भैया के क्या होता है ये भी याद रखना, के क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ के बाय एम होती है। ये स्प्रिंग फैक्टर अलग है, ये के अलग है। के बाय एम होती है, स्क्वायर रूट करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वेयर एम। इसको स्मॉल के लिख लो, इसको कैपिटल के लिख लो, ताकि पता चल जाए भैया दोनों अलग अलग चीजें हैं एक तरीके से। यस। भैया अब चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट किसी को भी? पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो क्वेश्चन आपको बोलेगा टोटल एनर्जी निकालने के लिए। तो टोटल एनर्जी के लिए तो सोचना ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और वो कितनी आएगी, हमेशा हाफ के ए स्क्वायर आएगी। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, और उसका फॉर्मूला आएगा हाफ के ए स्क्वायर। बस ये फॉर्मूले आपको मेनली याद रखने हैं, फिर बाद में देख लेंगे स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में, सीरीज में या पैरेलल में, फिर वो अभी देख लेंगे, पहले इसी पे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। डन सर। डन। चलो तो भैया अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। एक मिनट रुको बस। ये कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकंड प्लीज। हाँ, ये रहा। चलो भैया, नीट 2017 का क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, कि हमारा एक पार्टिकल है और वो परफॉर्म कर रहा है भैया एसएचएम। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? एम्पलीट्यूड गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमारा पार्टिकल मेन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर दूर था, तो भैया इसकी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये दोनों इक्वल थे। भैया आई रिपीट, एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एम्पलीट्यूड गिवन है 3 cm, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द पार्टिकल इज अ 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको बताना है भैया टाइम पीरियड कितना होगा। ऑप्शंस दे रहा हूं, चेक करना। फर्स्ट ऑप्शन है √5/पाई, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास √5/2 पाई, थर्ड ऑप्शन है 4 पाई/√5, और लास्ट ऑप्शन है 2 पाई/√3। 2 पाई/√3। चलो भैया ट्राई टू कैलकुलेट। चलो तो आओ साथ में कैलकुलेट करते हैं। मेरे को बताओ पोजीशन गिवन है, अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन? तो v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन।
तो भैया v की वैल्यू निकाल लो कितनी है, ये हो गया ओमेगा इनटू रूट ऑफ एम्पलीट्यूड गिवन है 3 स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू गिवन है 2 स्क्वायर। तो यार ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 9 - 4। तो ये कितना आ गया, √5 आ गया। पहले सब लोग यहां तक चेक करके देख लो, कोई डाउट है, कोई समस्या है तो पूछो भाई। Done, sir. डन। अब सिमिलरली एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, वो भी अभी बताया। एसिलरेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, तो भैया ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मैं लिख रहा हूं कि एसिलरेशन होती है ओमेगा स्क्वायर एक्स, और हमें क्वेश्चन में साफ बोला हुआ है कि वेलोसिटी और एसिलरेशन दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा √5, और एक्स की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू गिवन है दैट इज 2, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 2। भैया एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, तो मेरे को बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है। ओमेगा की वैल्यू √5/2 लिख दूं कि √5/2 आई है, यहां तक भी चेक कर लो। Yes, sir. बस क्वेश्चन खत्म। भैया ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t होता है, तो t का फॉर्मूला हो जाएगा 2π/ओमेगा। तो 2π एज इट इज, और ओमेगा का फॉर्मूला चेक कर लो क्या थी वैल्यू, √5/2। तो यहाँ पे लिख दूंगा √5/2। तो हमारे पास फाइनल टाइम पीरियड का आंसर आना चाहिए 4π/√5। टाइम पीरियड फाइंड किया है तो सेकेंड्स। तो चेक करो 4π/√5 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। Done, sir. डन, चलो बढ़िया यार। रुको अब आपको देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भैया ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खैर बहुत पुराना आया हुआ है, AIPM 2010 का आया हुआ है, चेक करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार हमें गिवन है एक इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की, x इज इक्वल्स टू a साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। आपको बताना है मोशन ऑफ द पार्टिकल कैसा है। मोशन ऑफ द पार्टिकल करस्पॉन्ड्स टू, मोशन ऑफ द पार्टिकल करस्पॉन्ड्स टू, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन कि भैया ये SHM है जिसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, SHM ऑफ फ्रीक्वेंसी ω/π। सेकेंड ऑप्शन कि SHM है ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 3ω/2π। ऑप्शन सी कि भैया ये नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ऑप्शन डी कि भैया ये SHM तो है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी है ω/2π। चलो भैया ट्राई टू कैलकुलेट, सिंपल क्वेश्चन है काफी। चलो तो आओ सॉल्व करा रहा हूं, देखो यार। ऑप्शन बी ठीक है, देखते हैं ध्रुव। चलो आओ यार, सबसे पहले चेक करो क्या कंडीशन है। मैंने इसलिए कहा था कि ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM। तो अगर मेरे को कभी भी क्वेश्चन में चेक करने के लिए आ जाए कि पार्टिकल SHM कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस कंडीशन का मतलब क्या, ये समझो। एसिलरेशन को हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट की जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, दोनों बार डिफरेंशिएट करने के बाद वो एक्स के प्रोपोर्शनल आनी चाहिए। अगर वो एक्स के प्रोपोर्शनल आ रही है तो मतलब हमारा एस एच एम होगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी तो हमारा एस एच एम नहीं होगा। तो भैया थोड़ा सा जनरल डिफरेंशिएशन है, चेक करते हैं आपको आता है या नहीं आता। तो एक बार चेक कर लो ये जनरल डिफरेंशिएशन आपको आता है या नहीं आता। हमें क्या इक्वेशन गिवन थी, x इक्वल्स टू ए साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। तो मेरे को बताओ इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा Sorry, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा। भैया सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन का एक चेन रूल बता देता हूं, अगर नहीं याद है तो इधर देख लो। सपोज y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n। भैया इसको हम एक चेन रूल वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, पहले पावर को सॉल्व करेंगे सिर्फ, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया, पावर पहले मल्टीप्लाई होती है फिर एन टू दी पावर -1, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को नहीं छेड़ा, इनटू अब ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना सिर्फ, पावर से अब कोई लेना देना नहीं है। तो ये बन जाएगा n इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n-1। ए एक्स प्लस बी में b कांस्टेंट है तो कट गया, ए एक्स का डिफरेंशिएशन सिर्फ a आएगा। तो यही चीज यहां पे अप्लाई करनी है। तो यहां पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी का स्क्वेयर। तो भैया जरा इसको डिफरेंशिएट करो चेन रूल के हिसाब से। ए तो एज इट इज हो गया, पहले पावर को सॉल्व कर दो। तो पावर 2 मल्टीप्लाई करी, ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म एज इट इज लिख दिया, फिर पावर में 2-1 कर दिया, इनटू अब ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अभी बताया था, कॉस ओमेगा टी। भैया चीजें क्लियर हो रही हैं। यस सर। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो एक ओमेगा बाहर और आ जाएगा। तो भैया फाइनल एक्स डी एक्स बाई डी टी, इसको जो मैंने फाइनल डिफरेंशिएट किया, ये अभी सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया, याद रखना। तो डी एक्स बाई डी टी क्या बनेगा, 2a ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये मैंने निकाल ली है वेलोसिटी। अब क्या करो, एक काम फिर से, कि यार इस पूरी इक्वेशन को जरा फिर से डिफरेंशिएट करो और मेरे को बताओ डबल डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है। डबल डिफरेंशिएशन बताओ, डबल डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है। भाई क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2a ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी माइनस में, यस सर। डन। अब एक चीज चेक कर लो भैया, मेरे पास एक्सीलरेशन आ गई और डिस्प्लेसमेंट था मेरे पास यहाँ पे ए स्क्वायर, सॉरी ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो क्या एक्सीलरेशन इस केस में डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ रही है, नहीं। डिस्प्लेसमेंट में कहीं पे भी साइन स्क्वायर का मतलब एक्सेलरेशन में कहीं पे भी साइन स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। तो भैया ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रही, तो क्या ये एस एच एम है, तो आंसर इज इट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी एस एच एम। तो इस केस का आंसर होगा सी। एक बार फिर से चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कुछ रिपीट करना है तो बताओ। नो सर। डन। भैया जैसी हो जाए बता देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हो गया। हो गया, चलो। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग of force constant K is cut away. Find the force constant of the remaining spring. बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट है K। इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। तो 1, 2, 3, 4, 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ने के बाद मैंने क्या किया है, इस एक पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया। तो हमारे पास टोटल कितनी लेंथ बची है, टोटल ये वाली लेंथ बची है। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? यस सर। डन। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है एक स्प्रिंग है जिसकी कोई ना कोई टोटल लेंथ होगी, हमने उसमें से 1/4 ऑफ द पार्ट रिमूव कर दिया, तो डेफिनेटली हमारे पास 3/4 ऑफ द पार्ट रिमेनिंग है। सिंस 3/4 ऑफ द पार्ट रिमेनिंग है, तो आपको फाइंड करके देना है व्हाट विल बी द स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट ऑफ दिस रिमेनिंग पार्ट। यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन कि हमें फाइंड करना है फोर्स कांस्टेंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ऑप्शंस देख लो। पहला ऑप्शन गिवन है 3/4K, सेकंड ऑप्शन है 4/3K, थर्ड ऑप्शन है K, और लास्ट ऑप्शन है K 4K। चलो भैया चेक करो हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन।